गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू ऑर्गेनिक कन्वर्जन। बच्चों हम लोग क्या जो है आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से दूसरे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ये हर साल बोर्ड में 5 से 6 नंबर के सवाल, 7-8 नंबर के सवाल यहाँ जो है बनते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला पॉइंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कार्बन अप रिएक्शन के बारे में, मतलब हमें कैसे कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। तो कार्बन अप रिएक्शन, कार्बन अप रिएक्शन का मतलब बच्चों कि हमें जैसे कार्बन की संख्या को बढ़ाना है तो किस तरीके से हम क्या यूज करेंगे कि वो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या बढ़ जाए। तो इसलिए हम जो है लिखेंगे कार्बन अप रिएक्शन, कार्बन अप रिएक्शन। तो कार्बन अप का रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हमें अगर एक कार्बन वाला कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दिया है, हमें उसे 2 कार्बन बदलना है, 2 से हमें 3 में बदलना चाहते हैं, 3 से 4 में, तो ये हम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो अगर से मैंने मान लिया बच्चों यहाँ पर जो है कोई हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया, जैसे मीथेन ले लिया, मीथेन एक हमारा हाइड्रोकार्बन, मैं चाह रहा हूँ कि इनमें कार्बन की संख्या को बढ़ाऊं। तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या जब बढ़ाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बच्चों कराएंगे हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण जो है ज़्यादातर क्लोरीनेशन कराया जाता है, क्लोरीनेशन कराया जाएगा, HNO की उपस्थिति होगी। और आपको पता ही है कि क्लोरीनेशन जो होता है HNO यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मुक्त मूलक बनता है, HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl। अब ये CH3Cl आपका एल्किल हैलाइड बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। अब मैं इस एल्किल हैलाइड में सोडियम से क्रिया करा दे रहा हूँ, सोडियम मेटल लेकर के ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सोडियम मेटल लेकर के ड्राई ईथर से करा दे रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मेटल और ड्राई ईथर में कराई जाती है तो उर्ज रिएक्शन कहलाती है। और उर्ज रिएक्शन में कार्बन संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड किया जाएगा, 2 मोल एल्किल हैलाइड, तो आपका क्या निकल जाएगा 2NaCl और C2H6, मतलब ये आप कह सकते हो CH3 आपका 2 कार्बन वाला चैन बन गया हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मैंने बताया था क्या है, इसको आप वेरीफाई करो और 2 मोल आप ऐसे बना दो, फ्री रेडिकल बन गए। ये मुक्त मूलक आपका बना, 2 मुक्त मूलक CH3 और 2 मुक्त मूलक आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या बना लेते हैं, बांड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा आपने कि एक हाइड्रोकार्बन वाले चेन से मैंने 2 हाइड्रोकार्बन में इसको चेंज कर दिया। आप फिर अगर और संख्या इसका बढ़ाना चाहते हैं फिर आप क्या कराएंगे, आपका ये थेन एक कार्बन से कितने हो गया 2 हाइड्रोकार्बन में, और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ फिर दोबारा जो है क्लोरीनीकरण कराते हैं, मतलब फिर इसकी क्रिया हाइड्रोजनेशन कराएंगे, Cl2 से कराइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से H निकलेगा, HCl क्या हो जाएगा बाहर निकल गया, तो आपका क्या बन गया CH3CH2Cl। तो ये आपका फिर एल्किल हैलाइड बन गया। अब इसी एल्किल हैलाइड में फिर आप उर्ज रिएक्शन लगा लीजिए, उर्ज रिएक्शन लगा लीजिए। तो मैंने बताया उर्ज रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर। तो उर्ज रिएक्शन में मैंने बताया था क्या बच्चों फ्री रेडिकल बनता है, तो आप ऐसे 2 तोड़ के फ्री रेडिकल बना लीजिए। तो आपका देखो C2H5, इसको जोड़ लो तो क्या बनेगा C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल 2 मोल बनेंगे। फ्री रेडिकल आपस में जोड़ के क्या बना लेते हैं, बांड बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों क्या बना आपका CH3 CH2 CH2 तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसमें हमें एक कार्बन, मीथेन में कितने कार्बन थे, एक कार्बन थे, तो हमें कार्बन की संख्या को बढ़ाना था। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन हो गए, ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को कहा जाता है बच्चों कार्बन अप रिएक्शन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कार्बन डाउन रिएक्शन, मतलब हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या को घटाना है। तो अगली हेडिंग में डालेंगे कार्बन डाउन रिएक्शन। तो कार्बन डाउन रिएक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, कार्बन डाउन रिएक्शन का मतलब कि हमें कार्बन की संख्या को क्या करना है, घटाना है। जैसे मान लो कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हमें 3 कार्बन मिलाना है, 3 कार्बन से हम 2 कार्बन प्राप्त करना चाहेंगे, 2 से 1 कार्बन में उसका कन्वर्जन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपका
कोई एल्केन है, कोई भी आपका यहाँ पर एल्केन है, जैसे मैंने ले लिया प्रोपेन बच्चों, तो सबसे पहले आप हैलोजेनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण Cl2 से होता है HNO की उपस्थिति में। तो आपको पता है फिजिकल मैकेनिज्म, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ आपका क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका क्या हो गया बच्चों? एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड का आप जलीय एक्वेटिक क्षार से रिएक्शन कराएंगे, एक्वेटिक बेस से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जलीय क्षार मैंने जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, लेकिन ये जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए बच्चों? जलीय होना चाहिए, एक्वेटिक होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो आप इस जलीय क्षार से जब कराओगे तो आपको देखिए क्या बदल जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? KCl और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, साधारण सा KCl बाहर निकल गया और क्या बन गया आपका? CH3 CH2 CH2OH, ये आपका चेंज हो जाएगा एल्कोहल। अब यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल है आपका, ये प्रोपेनॉल है, प्राइमरी एल्कोहल ये प्रोपेनॉल में चेंज हो गया, एक प्राइमरी एल्कोहल है। और आप इसका क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। अब प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बच्चों, या इसके साथ ये PCC के स्थान पे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ डाइल्यूट H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4। इसका काम ही होता है बच्चों ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीकरण करना। तो ये ऑक्सीडेशन कराता है, तो ये आपका क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा तो H2O बाहर निकल गया, CHO क्या बन गया बच्चों? आपका प्रोपेनल बन गया, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल या प्रोपेनाइल में चेंज हो गया। अब इस एल्डिहाइड का हम दोबारा ऑक्सीकरण करेंगे, रिएजेंट वही है बच्चों, आप चाहे PCC लें, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 लें, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ तक के जुड़ जाएगा और आपका चेंज हो जाएगा वो CH3 CH2 COOH, आपका प्रोपेनोइक एसिड में बदल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब इस प्रोपेनोइक एसिड जो बदल गया, अब इसकी क्रिया आप बेस से करा दें, NaOH से करा दें। अगर आप NaOH से कराएंगे तो आपको पता है ये बेस है और ये क्या है? एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। अब लवण क्षार क्रिया करते हैं तो आपको पता ही है कि लवण का निर्माण होता है, तो यहाँ एसिड का क्या बन जाएगा? साल, और क्या निकल आएगा बच्चों? H2O आपका बाहर निकल आएगा, क्या बन गया? CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपेनोइट बन जाएगा। अब इस सोडियम प्रोपेनोइट में आप क्या मिला देंगे? सोडा लाइम, NaOH और Ca को मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों? सोडा लाइम। इस दोनों के मिश्रण को ही कहते हैं सोडा लाइम कहा जाता है, इनको कॉमन नेम में सोडा लाइम। आप सोडा लाइम मिला दें तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा? Na2, मतलब यहाँ से Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, Na2CO3 और H आकर के क्या हो गया बच्चों? जुड़ गया। तो आपका क्या बन गया? ये एथेन में चेंज हो गया, एथेन में। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कार्बन संख्या यहाँ कितनी थी? 3 थी। हमारा क्या था बच्चों? प्रोपेन था। तो प्रोपेन से हमने क्या किया? कार्बन संख्या घटाना था। तो यहाँ पर कितने कार्बन प्राप्त हुए? 2 कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, मतलब कार्बन संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी को कहा जाता है कार्बन डाउन रिएक्शन। बच्चों आपका जो अम्ल बना, ये एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अगर आप यहाँ डायरेक्ट सोडा लाइम मिला देते हैं, आप अगर डायरेक्ट सोडा लाइम मिला देते हैं NaOH प्लस CaO, तो तब भी आपका जो है एल्केन डायरेक्ट बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? एथेन। तो आप डायरेक्ट भी जो है यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट एल्केन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि एसिड में डायरेक्ट सोडा लाइम मिला दो, या जो है पहले बेस से करा करके उसको साल्ट में बदलो, फिर सोडा लाइम मिलाओ, तब जा करके होगा। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एसिड में सीधे सोडा लाइम मिला देंगे, तब भी हमारा वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तीसरा बच्चों हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ बांड, मतलब कि बांड को कैसे कन्वर्ट किया जाए, सिंगल बांड को डबल बांड में कैसे बदला जाए, डबल को ट्रिपल में कैसे बदला जाए,
ये हम लोग सीखेंगे। तो अगला हेडिंग है कन्वर्ट्स बॉन्ड। कन्वर्ट बॉन्ड मतलब कि जैसे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो उसको हमें बदलना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमें ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एथेन CH3। अब इस सिंगल बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड में बदलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे रिएक्शन करते थे हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, Cl2 फ्री रेडिकल मैग्नीशियम को फॉलो करता है HNO की उपस्थिति में। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से H निकला, Cl बाहर, HCl क्या हो गया आपका बाहर, एक Cl आया यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया एल्किल हैलाइड बन गया CH3 CH2 Cl, ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। अब इस एल्किल हैलाइड क्रिया एथेनॉलिक क्षार के साथ, एथेनॉलिक बेस के साथ कराया जाएगा। याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो हम बेस लेंगे एल्कोहलिक बेस का यूज करेंगे, एल्कोहलिक बेस का यूज करेंगे। वहाँ एक्वाटिक बेस लोगे तो आपका केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप एल्कोहलिक बेस का यूज करते हैं, एथेनॉलिक बेस का यूज करते हैं तो डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन होता है, विलोपन क्रिया होने लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं एथेनॉलिक बेस का यूज कर रहा हूँ। तो याद रखना अगर आप एथेनॉलिक बेस का यूज करेंगे तो वहाँ पर आपका डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन क्रिया होने लगती है। क्या निकलेगा बच्चों, ये देखिए आपको पता है ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये क्या है अल्फा कार्बन है और इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें बीटा कार्बन है तो बच्चों यहाँ पर कार्बन संख्या 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, KCl इससे बांध तोड़ेगा, तो एक बांध ब्रेकिंग हो गया, यहाँ से KCl बाहर निकल गया। अब यहाँ पर बीटा पोजीशन से क्या करेगा, ये बेस जो है जो OH समूह है इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहाँ से भी बांध टूट जाएगा आपका, ये बांध ब्रेक होगा, ये बांध कौन ले जाएगा बच्चों, OH लेके चला जाएगा और K यहाँ भी ये बांध टूट रहा है तो इस बांध को कौन लेके चला जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 सिग्मा बांध टूट रहे हैं। जब 2 सिग्मा बांध टूटेंगे तो एक पाई बांध का निर्माण हो जाएगा, जिस कार्बन कार्बन के बीच एक अनसैचुरेशन आ जाएगा, डबल बांड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया। तो H2O को ये बेस लेके जाएगा, OH माइनस जो है इस H को ग्रहण कर लेगा। बेस का काम ही है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये OH माइनस को जो क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक अनसैचुरेशन आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच और आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा कि मैंने जो है एक सिंगल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, डबल बॉन्ड में। अब हम डबल को ट्रिपल में चाहते हैं, तो ट्रिपल में कराने के लिए आप फिर यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एक कोलिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन होगा, दोनों कोलिन क्या हो जाएंगे, एक एक जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा डाई एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर जो है आपका CH2Cl बन गया। अब यहाँ पर डाई एल्किल हैलाइड बन गया, एडिशन रिएक्शन हुआ, योगात्मक क्रिया हुई, डबल बॉन्ड टूट गया क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो यहाँ पर आपने Cl2 का एडिशन करा दिया, योगात्मक क्रिया। अब फिर यहाँ पर बच्चों आप क्या करोगे, जो डाई एल्किल हैलाइड बना है उसी में फिर एथेनॉलिक KOH मतलब एल्कोहलिक बेस का हम लोग यूज करेंगे। तो एल्कोहलिक बेस का आप यूज करेंगे, एल्कोहलिक बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। तो मैंने बताया था ये क्या है आपका, ये क्रियात्मक समूह है, ये आपका क्रियात्मक समूह है और ये क्या कहलाता है अल्फा और ये क्या कहलाएगा बीटा। इसको भी आप मान सकते हो, ये भी है क्रियात्मक समूह, तो ये अल्फा कहलाएगा तो इसके आधार पर ये बीटा। अब क्या करने का काम करता है, मैंने आपको बताया ये डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन कराता है। तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। अब KCl बाहर निकलेगा तो बीटा पोजीशन से क्या ग्रहण करेगा, ये OH ये बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चला गया H2O और इस अल्फा पोजीशन से आपका एक क्रियात्मक समूह चला गया, तो KCl बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अनसैचुरेशन आ जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आपका फिर वही हुआ, क्या क्या बाहर निकल गया, बाहर हमारा KCl बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया। तो याद रखना बीटा पोजीशन से ही हमें क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, प्रोटॉन को निकालना है। तो यहाँ पर आपका विसिनल हैलाइड बन गया, ये विसिनल हैलाइड बन गया। अब इस विसिनल हैलाइड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सोडामाइड मिला देंगे। तो सोडामाइड जो होता है NaNH2
या लिक्विड अमोनिया का आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया भी बेस के तरीके से काम करता है। ये सोडामाइड जो होता है ये भी बेस होता है बच्चों, तो आपको पता है ये Na+NH2- तो ये क्या करेगा आपका यही है NaCl बाहर निकल जाएगा, ये अल्फा है और ये क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। मैंने बताया था कि जो है ये सोडामाइड या आप एल्कोहलिक OH का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सोडामाइड नहीं लेना चाहते एल्कोहलिक OH का भी दोबारा यूज कर सकते हैं। ये सोडामाइड क्या करेगा NaCl इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, NaCl बाहर निकालेगा और NH2 क्या करेगा बीटा पोजीशन से H को क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। यहाँ से एक H निकल गया तो यहाँ से भी एक H गया और यहाँ से भी एक जो है आपका एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, तो यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो आपका क्या क्या बाहर निकल गया NaCl बाहर निकला और साथ में बीटा पोजीशन से NH2 था, एक हाइड्रोजन हमने तोड़ दिया, एक ले लिया तो क्या निकल गया अमोनिया गैस क्या हो गया बच्चों बाहर। तो यहाँ पर भी दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनसैचुरेशन आ जाएगा और क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया ट्रिपल बॉन्ड में। लेकिन अगर आप फिर चाहते हैं कि इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड में बदल दूं, आप अगर ये चाहते हैं कि इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं फिर इसी सिंगल बॉन्ड में बदल दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको अपचयन कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, निकिल या प्लेटिनम के साथ क्या कराओगे हाइड्रोजनेशन कराओगे। ये अपचयन का काम करते हैं, ये अपचयन के काम करते हैं बच्चों, ये आपकी अपचयन करते हैं। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया होता है आपको पता ही है। तो यहाँ पर हाइड्रो जो है निकिल या प्लेटिनम के साथ या निकिल ले लो या उसके साथ हाइड्रोजनेशन करा दो H2। तो यहाँ पर क्या होगा एक बॉन्ड टूटेगा, एक आपका पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, ये आपका एल्कीन में बदल गया। अब इस एल्कीन को हमें एल्केन में बदलना है तो आपकी फिर क्या कराओगे बच्चों फिर हाइड्रोजनेशन करा दो निकिल के साथ और हाइड्रोजन, निकिल और हाइड्रोजन, निकिल प्रेरक का काम करता है, हाइड्रोजनेशन कराओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा एल्कीन में। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया सिंगल से ट्रिपल में बदला और ट्रिपल को फिर कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला बच्चों हम लोग देखेंगे कन्वर्ट ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप को कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर एल्कोहल है, एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड में बदलना है, एल्डिहाइड से एसिड में, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो कन्वर्ट ऑफ ग्रुप में बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर कोई एल्कोहल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ एथिल एल्कोहल ले लिया CH3CH2, तो आप अगर इसको एल्डिहाइड में बदलना चाहते हैं तो मैंने बताया था इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों ऑक्सीडेशन कराएंगे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7 और यहाँ पर अम्लीय माध्यम में, तो क्या करेगा ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये आपका नवजात ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, आपका ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल गया, क्या बचा CH3CHO, आपका एल्डिहाइड में चेंज हो गया CH3CHO, एल्डिहाइड में ये चेंज हो जाएगा। अब इस एल्डिहाइड का हम दोबारा ऑक्सीडेशन कराएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिएजेंट आपका यही रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7 के साथ अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3COOH। लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चों कि डायरेक्ट हम उसको एसिड में बदल लें, मतलब एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड में बदल लें, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप डायरेक्ट एल्कोहल से एसिड में बदलना चाहते हैं, इस एल्कोहल को हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, जैसे KMnO4 का। अगर आप KMnO4 का यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये आपका कार्बन सीधे किस में बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो ये सीधे आपका किस में बदल जाएगा एसिड में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एसिड से मैं फिर उसको एल्कोहल में बदल दूं, आप अगर चाह रहे हैं कि इस एसिड को एल्कोहल में, मतलब हम एसिड से एल्कोहल में फिर दोबारा चाहते हैं, तो बच्चों ये अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर यही एल्कोहल चाहते हैं, इथेनॉल चाहते हैं, तो ये आपका एसिड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा रिडक्शन कराना पड़ेगा, आपको अपचयन कराना पड़ेगा। ये अपचयन आप चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करा सकते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल ले सकते हैं। इसे सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल लोगे तो इसे कहा जाता है वो ब्लांक अपचयन। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, इस एक बांड है, एक बांड को तोड़ने के लिए दो हाइड्रोजन, एक बांड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, इस बांड को तोड़ने के लिए फिर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ।
तो क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया, क्या बना CH3CH2OH। आपका फिर वो जो है इसमें बदल जाएगा, एल्कोहल में बदल जाएगा। तो याद रखना कि एल्कोहल से सीधे एसिड में बदलना तो पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिड में। एसिड से एल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा। और अपचयन करा सकते हैं लिथियम अमोनियम हाइड्राइड या सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ, तो फिर वो आपका सीधे एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अगला बच्चों जो ग्रुप कन्वर्जन में देखेंगे, एल्कोहल को एमीन में बदलना, कि कैसे एल्कोहल को एमीन में बदलेंगे। तो अगर कोई एल्कोहल है आपका, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर आपने CH3CH2OH इथेनॉल ले लिया, इस इथेनॉल को आप एमीन में बदलना चाहते हैं। तो एमीन में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको इसको एल्किल हैलाइड में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट एल्किल हैलाइड का डिफरेंट आप जो है रिएजेंट ले सकते हैं जो एल्किल हैलाइड इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप PCl5 लेंगे बच्चों, तो PCl5 का यूज करें, चाहे आप SOCl2 का यूज करें, चाहे आप PCl3 का यूज करें, या आप जो है इसके अलावा कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ये लुकास रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, सीधे एल्किल हैलाइड में बदल जाएगा। ये आपका बदल जाएगा CH3CH2Cl एल्किल हैलाइड में बदल जाएगा, ये आपका सीधे एल्किल हैलाइड में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड में। मैं एक लेकर के बताता हूँ कि कैसे एल्किल हैलाइड में बदलेगा। तो जैसे बच्चों आपने यहाँ दिया CH3CH2OH, आप इसकी क्रिया अगर PCl5 से कराओगे तो आपको क्या करना है, PCl5 से कराने में तो आपको इसका ऑपरेशन कर देना है, मतलब कि यहाँ PO यहाँ 3 कोलिंग इधर देना है, 2 कोलिंग इधर, दोनों कोलिंग बराबर भागों में बांट देना। क्या बाहर निकल गया, POCl3 HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया बच्चों CH3CH2Cl में बदल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, POCl3 बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। और अगर आप SOCl2 लेते हैं तो SOCl2 लेना चाहते हैं तो बस तरीका वही है बच्चों, SOCl2 से आप कराओगे तो देखिए क्या बाहर निकलता है। तो SOCl2 लेना चाहते हैं तो बच्चों बस SO यही है, सामने ऐसे कर दो, SO दोनों तरफ दोनों को लिख बांट दो, Cl तो क्या बाहर निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, CH3CH2Cl आपका ये एल्किल हैलाइड में बाहर निकल जाएगा, SO2 गैस के रूप में Cl गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर। और सबसे बेस्ट तरीका यही है सल्फर मोनोक्लोराइड SOCl2 से कराने पर, ये दोनों गैसीय प्रोडक्ट होते हैं SO2 या Cl, तो आपको एल्किल हैलाइड शुद्ध रूप में मिल जाएगा, आपको जो है सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से इनको यूज करके क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड में बदल सकते हैं। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें एल्कोहल से एमीन बनाना है। तो सबसे पहले आपने उसको एल्किल हैलाइड बदल दिया, तो चाहे SOCl2 का, चाहे PCl3 का, चाहे कंसंट्रेट HCl लुकास रिएजेंट का यूज करके देखो क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, तो Cl आपका अटैच हो जाएगा। तो आप उन तरीकों का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको एल्किल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें एल्किल हैलाइड से एमीन बनाना है। अब इसकी क्रिया आप अमोनिया से कराएंगे बच्चों, अमोनिया से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर अमोनिया जो है हम लोग अधिक मात्रा में लेंगे, अधिक मात्रा में अमोनिया का यूज करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा CH3CH2NH2 और क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल जाएगा, आपका HCl बाहर निकल गया। तो ये किसमें बदल गया बच्चों, एमीन में बदल गया। किसमें चेंज हो गया, ये आपका एमीन में, एल्कोहल से एमीन में चेंज हो गया। और अगर फिर बच्चों हमें एमीन से फिर इसी एल्कोहल में बदलना होगा तो आप क्या कराएं, जो एमीन आप लिए हैं इसकी क्रिया HNO2 से करा दें, या Na2 के साथ HCl ले लें, या इसी को कहा जाता है बच्चों साथ में मिला करके नाइट्रस अम्ल HNO2 से आप कराएंगे तो आपका सीधे वो एमीन किसमें बदल जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। दोबारा आपका इसी में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। तो आपका इससे क्रिया कराओगे तो सीधे एल्कोहल बदल जाएगा। कैसे ये होता है HNO2 से, एक बार देख लें बच्चों, ये आपका एमीन था CH3CH2NH2। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओगे तो नाइट्रस अम्ल अस्थायी कंपाउंड होता है, ये जब भी बनाया जाता है सोडियम नाइट्राइड और Cl से फौरन बनाया जाता है तो तुरंत यूज कर लिया जाता है। ऐसे HNO2 आपको मिलेगा नहीं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में आपको सोडियम नाइट्राइड HCl के रूप में मिलता है। इसी वजह से चाहे आप ये लिखो चाहिए देखिए क्या निकल जाएगा, HNO2 और NaCl बाहर हो जाएगा। तो आप इस एमीन को फिर एल्कोहल बदलना चाहते हैं तो HNO2 से क्रिया कराओगे, HNO2 नाइट्रस अम्ल
अब नाइट्रस अम्ल को कैसे लिखेंगे आप देखो, इसको हम कैसे लिखने का तरीका है O मतलब क्या निकल गया बच्चों, H2O बाहर निकल गया, क्या निकल गया नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, और क्या लग गया CH3 CH2 OH में। तो आप दोबारा फिर एमीन से एल्कोहल बदलना चाहेंगे तो उसकी क्रिया किससे कराएंगे बच्चों, नाइट्रस अम्ल या सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl के मिश्रण को। अगला है बच्चों एमाइड को एमीन में बदलना, मतलब अगर कोई एमाइड समूह है उसको किसे कैसे एमीन में बदल देंगे। तो यहाँ पर मैं कोई एमाइड ले लेता हूँ, समझने के लिए मैंने यहाँ ले लिया एस्टामाइड CH3CONH2, तो मैंने यहाँ एस्टामाइड ले लिया, ये आपका एमाइड है। आप किसी ने एथेनामाइड है और कॉमन नेम इसका एसिटामाइड है, एसिटामाइड। अब इस एसिटामाइड को एमीन में बदलना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्रिया को क्षारीय ब्रोमीन से कराना पड़ेगा। क्षारीय ब्रोमीन Br2 के साथ क्षार का यूज करोगे, मतलब कि यहाँ पर इसका यूज करोगे आप माइन ब्रोमामाइड, इस रिएजेंट को आप कराएंगे। अगर कोई भी एमाइड है, कोई एमाइड है उसकी क्रिया आप हाफ माइन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगाओगे तो किसमें बदल जाएगा, एमीन में। देखो क्या हो जाएगा बाहर, कितने पोटेशियम में 4, 2 kBr आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर बच्चों, देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो कितने पोटेशियम बचे, 2 पोटेशियम, तो 2 का क्या निकल जाएगा K2 और CO3। मतलब इसको क्या करना है, इस समूह को हटा देना, ये रीजन मिला हुआ CO को हटा दो, क्या निकल गया K2CO3। अब क्या बच रहा है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 कितने ऑक्सीजन है आपके, जो है 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन थे, क्या ऑक्सीजन निकल गए 3, तो 2 ऑक्सीजन बचा और 4 हाइड्रोजन थे, 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5 निकल जाएगा और आपका सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, एमीन CH3NH2, ये आपका एमीन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एमाइड को एमीन में बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, हाफ मैन ब्रोमामाइड लगाना है। हाफ मैन ब्रोमामाइड किसे कहा जाता है, हाफ मैन ब्रोमामाइड। हाफ मैन ब्रोमामाइड से आप उसकी किस पे बदल सकते हैं बच्चों, एमीन में डायरेक्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एमीन से क्या चाहते हैं बच्चों, एल्कोहल में, तो आप नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा सकते हैं आसानी से, एमीन से फिर एमाइड में बदल सकते हैं। कल अब बच्चों अगर फिर इस एमीन से आपको एमाइड में बदलना, मतलब उल्टा करेंगे, एमाइड को एमाइड में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओगे HNO2 से, O तो क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगा आपका, मिथिल एल्कोहल में आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर आपको इसके किसमें बदलना है, एमाइड में बदलना चाहते हैं आप, तो एमाइड में बदलने के लिए कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, वहाँ पर कितने कार्बन, 1 है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसको इस एल्कोहल में कार्बन संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आप इसकी क्रिया PCl5 से करा दो, तो PCl5 से अगर आप इसका कराओगे तो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों आपका CH3 यहाँ से क्या हो जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा, और इधर ये दोनों को दे दो तो क्या हो जाएगा, आपका बन गया CH3Cl, तो CH3Cl बन जाएगा, ये आपका CH3Cl बन गया। अब CH3Cl से हमें क्या करना है, कार्बन संख्या बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर जो है पोटेशियम साइनाइड भी कर सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड भी बदल सकते हैं क्रिया करा के, या आप जो है ऊर्जक क्रिया लगा दो, ऊर्जक क्रिया लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जक क्रिया लगाओ सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो सोडियम ड्राई ईथर का यूज आप करोगे, तो सोडियम ड्राई ईथर का यूज करोगे तो किसमें हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनाते हैं ना, बताए थे, इसको तोड़ो और फिर 2 मोल 2 फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे को टुकड़ क्या करना है, देख रहे हैं, तो क्या बना लेंगे, बांड बना लेंगे CH3 हमें क्या बदलना है, फिर हम उल्टा ला रहे हैं, एमाइड में बदलना है। अब एमाइड से आपका किसमें बदल चुका है, एल्केन में बदल चुका है, लेकिन हमें एमाइड में बनाना है, तो फिर क्या करोगे, हाइड्रोजनीकरण कराओगे, Cl2 से कराओगे, तो Cl2 की उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl में बदल जाएगा, तो CH3CH2Cl में बदल गया। अब इस CH3CH2Cl की क्रिया कैसे करा देंगे, आप इसकी क्रिया जो है एक्वस जलीय क्षार से करा देंगे, तो जलीय क्षार से इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो किसमें बदल जाएगा बच्चों, ACl बाहर निकल गया, आपका एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, CH3CH2OH। अब ये एल्कोहल का क्या करा देंगे हम, ऑक्सीकरण करा दें, KMnO4 परबल, या पोटेशियम डाइक्रोमेट से करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड एसिड में मैं यहाँ डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट ले रहा हूँ, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूँ, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा, C को सीधे COOH में बदल देता है, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब इस CH3COOH जो बन गया, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा दें।
अमोनिया से करा दो, तो अमोनिया से करोगे तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना। तो अब अमोनिया से करके क्या कर दे रहा हूँ, गर्म कर दे रहा हूँ। तो अमोनिया से कराओगे और गर्म कर दोगे तो ये बेस है, ये एसिड है, और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और जल का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल गया, H2O यहाँ से एक H लिए, एक H यहाँ से, और यहाँ से 2O, और बचा क्या, CH3CONH2। आपका क्या बन जाएगा, फिर यही बन जाएगा एस्टामाइड। ये आपका एस्टामाइड में फिर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं, एमाइड से इमीन और इमीन से एमाइड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों हमें क्या है, एमीन्स को आइसोसाइनाइड में बदलना है। तो देखो किसी एमीन्स को आइसोसाइनाइड में आप कैसे चेंज करोगे, तो ये हमारा कोई प्राइमरी एमीन है, क्या करना है, एमीन आपका प्राइमरी होना चाहिए, तो ये आपका प्राइमरी एमीन है। अब इसकी क्रिया जो है एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म, आज इसकी क्रिया जो है एल्कोहलिक क्षार से कराएंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ आप एल्कोहलिक क्षार का यूज करेंगे, KOH का यूज करेंगे, तो आपका ये सीधे किस्म चेंज हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। 3KCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 3 से गुणा, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 4 2 6 हाइड्रोजन, तो 3 का क्या निकल गया, पानी निकल गया, 3 बाहर निकलेगा, और 3KCl क्या हो गया बच्चों, बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा आपका केवल कार्बन और ये नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड ईंधन-युक्त पदार्थ बन जाता है। लेकिन अगर आप एमीन से एक तरीका और होता है कि जो आइसोसाइनाइड बनाया जा सकता है। अब वो तरीका क्या है वो भी देख लो बच्चों। जैसे ये आपका एमीन है, इससे पहले आपको एल्कोहल में बदलना पड़ेगा। एल्कोहल में आप बदलो HNO2 से O नो वाला, पता है O नो, तो क्या हो जाएगा, एसिड किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। अब इस एल्कोहल की या किससे कर लो, PCl5 से करा दो, या SOCl2 से करा दो, पता ही है क्या हो जाता है, PuCl3 क्या हो जाएगा, बाद निकल जाएगा Cl, तो क्या बचेगा, RCl बनेगा। अब RCl बन गया एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से करा दो, किससे करा दो बच्चों, सिल्वर साइनाइड से, AgCN से करा दो। AgCN से कराओगे तो आपको फिर एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन, वह धरती लिगेंड होता है, ये नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, RNC। तो इस तरीके से सिल्वर साइनाइड ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक करता है इस पे, तो ये बांड टूटेगा, AgCl बाहर निकल जाएगा और आपका ये नाइट्रोजन अटैक करके इसे बांड बना देगा। तो इस तरीके से इससे भी आप एल्किल आइसोसाइनाइड में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ अपचयन देखेंगे कि कुछ जो है एल्डिहाइड को कैसे अपचयन कराएंगे, एल्केन में कैसे बदलेंगे, ये देखेंगे। तो अगर से आपका एल्डिहाइड समूह है, आप इसका अपचयन कराना चाहते हैं, एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है, आप इसका अपचयन अगर कराएंगे, तो अगर कोई भी एल्डिहाइड है आप अगर उसका अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl। अगर रिएजेंट आपका क्या है बच्चों, जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl है, तो वो आपका एल्डिहाइड सीधे किस में बदल जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा, RCH3 में। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O आपका क्या हो जाएगा, दोनों बार टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और आपका सीधे किस में बदल जाएगा, एल्कीन में। ये एल्कीन बदलने का एक तरीका है। इसी तरीके से अगर आपका कीटोन है, कीटोन RCOR, ये आपका कीटोन अगर से है, और कीटोन का भी जिंक अमलगम के साथ आप अपचयन कराएंगे, जिंक अमलगम के साथ अपचयन कराएंगे, कंसंट्रेट HCl रहेगा, तो किस में बदल जाएगा, फिर वैसे ही होगा, 4 हाइड्रोजन से अपचयन कराएंगे हम यहाँ 4 हाइड्रोजन लेकर के, तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, दोनों बार टूटो, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका RCH2R, सीधे एल्केन में। तो ये एल्केन में जो है एल्डिहाइड कीटोन का बदलने का एक तरीका है कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होगा उसका हम रिडक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HCl और जिंक अमलगम के साथ, तो सीधे आपका वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर साइनाइड है आपका, साइनाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कंप्लीट जल अपघटन कराएंगे। अब जल अपघटन 2 तरीके से होता है, एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं आप साइनाइड का, तो आपको पता है बच्चों जल अपघटन जब भी होता है तो किसी न किसी अम्ल के प्रेजेंस में होता है। जल से कराना, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, तो आप जल से क्रिया और किसी न किसी अम्ल की उपस्थिति होगा HCl। तो यहाँ मैं जो है टंग HCl का यूज कर रहा हूँ,
तो किसी न किसी अम्ल की उपस्थिति होगा। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये साइनाइड सीधे किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर साइनाइड का जल गठन कराओगे तो किसमें बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाहर क्या निकल जाएगा, देखो बच्चों आपका यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और एक देखिए क्या हो जाएगा आपका, कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, इस बांड को तोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या, 1 नाइट्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, NH4Cl, मतलब क्या क्या बाहर निकल जाएगा, NH4Cl बाहर निकल जाता है आपका, और क्या बाहर निकल गया बच्चों आपका, NH4Cl बाहर निकल जाएगा आपका, NH4Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा। और अगर से आप इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब पूर्ण जल अपघटन नहीं कराते हैं, तो अगर साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन नहीं कराएंगे, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो याद रखना बच्चों कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से साइनाइड जो है आपका एमाइड में बदल जाता है, किस में बदल जाएगा, एमाइड में, CuNH2 एमाइड में बदल जाता है। तो ये दिमाग में रखना कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से एमाइड में और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये चीज भी याद रखना बच्चों। और अगर से साइनाइड का हम लोग अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, अपचयन यहाँ कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, LiAlH4 अपचयन करा दें, 4 हाइड्रोजन के द्वारा हम इसका अपचयन करा रहे हैं। तो क्या करना है, एक बांड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बांड तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, CH2NH2 में, मतलब कि प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाएगा। तो साइनाइड का अगर आप अपचयन कराओगे तो किसमें बदल जाएगा, प्राइमरी एमीन में बदल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि अगर से आपका आइसोसाइनाइड, अगर से वो आपका कंपाउंड आइसोसाइनाइड है, तो आइसोसाइनाइड का अगर आप अपचयन कराओगे, रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो आइसोसाइनाइड का अगर अपचयन आप कराओगे तो वो आपका सेकेंडरी एमीन में बदलता है, किसमें बदलता है, सेकेंडरी एमीन में बदल जाएगा, वो आपका सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन में चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस और अपचयन जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी कन्वर्जेंस है एलिफैटिक का, उनको हम लोग जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो है एरोमेटिक कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे।